बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको मालूम है कि यूनिट नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ है और यूनिट 5 में हमने इसको होम्योस्टेसिस और होम्योस्टेसिस में सीक्वेंस के साथ हम चल रहे हैं। पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया था होम्योस्टेसिस का, फिर उसके बाद हमने यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन स्टार्ट किया। अब यूरिनरी सिस्टम में आपको मालूम है हमने डिटेल से यूरिनरी सिस्टम को डिस्कस करने के बाद हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन डिस्कस किया था। उसमें हमने एक चीज़ कही थी कि हम नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कंप्लीट करेंगे। वो क्या था? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फंक्शन ऑफ किडनी वी विल सी दैट हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इज मेंटेन्ड। तो यहाँ से हमने स्टूडेंट्स को स्टार्ट करना है कि हमने बताना है कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, concentration of excretory products कि किस तरह से कंसंट्रेशन जो होती है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की मेंटेन होती है। अब इसके लिए सिचुएशन कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स के हमने देखना है कि रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर जब होता है इन restricted supply of water, जब restricted supply of water होता है तो इसमें अहम चीज़ क्या होती है? जब restricted supply of water हो तो इसमें याद रखिएगा conservation of water is very very important। इसमें conservation जो होती है, conserve करना, महफूज करना, conservation of water is very important। ये इंतहाई अहम होता है। क्या फंक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, आप कह सकते हो क्या फंक्शन। तो लिहाजा हमने ये देखना होगा कि ये बेसिकली इसके लिए ये जब हम बता रहे हैं ना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन तो किस तरह से मेंटेन होती है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स इसमें हमें मालूम हो कि ये दो तरह से कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मेंटेन होती है, यानी टू इसमें वेज हैं, टू वेज। इसमें कौन कौन से हैं? नंबर 1 बाय हार्मोन्स के ज़रिए और नंबर 2 बाय काउंटर करंट मल्टीप्लायर। ये दो मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए हम क्या कहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज़ मेंटेन्ड। तो ये सबसे पहले हम किसको देखेंगे? इसमें हमने सबसे पहले डिस्कस करना है किसको? हार्मोन्स को। तो हार्मोन्स में आपको मालूम हो कि दो हार्मोन्स का रेफरेंस देना है हमने। पहला रेफरेंस इसमें आपके पास आ जाएगा किसका? दैट इज़ ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको आप और क्या कहते हो? वेसोप्रेसिन का नाम भी देते हो। और दूसरा इसमें आ जाएगा एल्डोस्टेरोन। तो पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको आप और क्या नाम देते हो? वेसोप्रेसिन का नाम भी देते हो। अब देखें सबसे पहले ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, ये इसका थोड़ा सा आपको रेफरेंस कोट करना होगा कि ADH ये प्रोड्यूस कहाँ पे होता है? ये प्रोड्यूस्ड इन हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ द ब्रेन, और यहाँ से फिर कहाँ जाता है? टुवर्ड द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और वहाँ से ये यहाँ पे स्टोर भी होता है और यहाँ से फिर ये रिलीज़ होता है इनटू द ब्लड।
ये ब्लड में जाता है और ये ब्लड के थ्रू फिर आपको ये पता हो कि ये कहाँ जाता है, अपने टारगेट पे। अब टारगेट इसका क्या है आपको मालूम है, नेफ्रॉन है। फिर नेफ्रॉन में आपसे पूछा जाएगा कि नेफ्रॉन का स्पेसिफिक पार्ट कौन सा होता है, तो याद रखिएगा इसके लिए कलेक्टिंग डक्ट का आपने रेफरेंस देना होगा। यानी इसमें ऑप्शंस में आपके पास एक तो आएगा कलेक्टिंग डक्ट और इसके अलावा आता है डिस्टल ट्यूब्यूल्स का रेफरेंस आता है, डिस्टल ट्यूब्यूल्स का रेफरेंस आता है। तो याद रखिएगा कि अगर आपके पास ऑप्शंस में कलेक्टिंग डक्ट दिया है और साथ डिस्टल ट्यूब्यूल भी दिया है तो यू विल सिलेक्ट कलेक्टिंग डक्ट। बोथ भी दिया जाओ तो भी सही है, कलेक्टिंग डक्ट एंड डिस्टल ट्यूब्यूल दोनों करेक्ट होगा। लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाता है तो यू विल आंसर कलेक्टिंग डक्ट। तो इसका टारगेट नेफ्रॉन में कौन सा पार्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट पे इसका जाकर इम्पेक्ट होता है। बाकी जहाँ तक इसकी सिक्रीशन का ताल्लुक है वो आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी सिक्रीशन किस पे डिपेंड करती है। ये बेसिकली ये जो सिक्रीशन है ये डिपेंड करती है कि अमाउंट ऑफ वाटर के अमाउंट पे डिपेंड करता है कि बॉडी क्या है, ओवर फ्लडेड है यानी कि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है बॉडी में, या फिर डिहाइड्रेटेड है यानी वाटर की अमाउंट बॉडी में क्या है, कम है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसकी सिक्रीशन ज़्यादा कब होती है, जब ये डिटेक्ट करता है किस चीज़ को, लो ब्लड प्रेशर को, लो ब्लड वॉल्यूम को, लो ऑस्मोटिक प्रेशर को। ये इन चीज़ों को जब डिटेक्ट करता है, कौन इसको डिटेक्ट करता है, ये बाकायदा इसका रिसेप्टर है। और आपको पता है ये जो हाइपोथैलेमस है ऑस्मो रेगुलेटर भी है, तो ये डिटेक्ट करता है इन चीज़ों को जो अभी आपको बताई हैं कि लो ब्लड वॉल्यूम हो, लो ब्लड प्रेशर हो या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो, इसको ये डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद इससे सिक्रीशन होती है किस चीज़ की, दैट इज़ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की। और ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन वही हमने बताया था कि नर्व एंडिंग्स के थ्रू कहाँ पहुँचता है, इन द पोस्टीरियर लोब द पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ से ब्लड में जाएगा और ब्लड से जाकर इसका एक्ट कहाँ पर होता है, कलेक्टिंग डक्ट पे होता है। उसकी डिटेल हम आगे चलकर बताएंगे कि इससे क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा। तो एक तो ये तरीका हो गया कि एंटी डाययूरेटिक। इसके अपोजिट जो होता है आपको ये भी पता हो कि जब हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद हो, यानी हम ये कह सकते हैं कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की ज़रूरत नहीं है, तो उस वक्त ये सेक्रीट कम होता है। और ये कम सेक्रीट होगा तो कम स्टिमुलेट करेगा, कम जाके एक्ट करेगा किसको, कलेक्टिंग डक्ट को, और वहाँ से क्या होगा, कम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, तो डाइल्यूट यूरिन विल बी पास आउट। तो अल्टीमेटली ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, मेंटेन होगा, और इसके अलावा बाकी जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी होगी ब्लड की वो क्या होगी, मेंटेन होगी। तो लिहाजा इस तरह से एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का रोल आपको क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट किसका बताते हो आप, एल्डोस्टेरोन के बारे में बताओगे। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है इसकी प्रोडक्शन कहाँ से होती है, ये भी आपको मालूम हो कि किडनी के ऊपर, ईच किडनी, हर किडनी के ऊपर क्या होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड होता है। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है इसके दो पार्ट पड़ते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को आप कलेक्टिवली क्या कहते हैं, कॉर्टिकोस्टेरोन का नाम देते हो। ये कॉर्टिकोस्टेरोन में उसकी डिफरेंट भी कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसमें एक कैटेगरी कौन सी है, एल्डोस्टेरोन। इसको मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का नाम भी दिया जाता है। एल्डोस्टेरोन इज आल्सो कॉल्ड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। और इसका क्या रोल होता है एल्डोस्टेरोन का, इसके बारे में आपको पता हो कि ये एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम आयंस, एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम आयंस, सोडियम आयंस की एक्टिव करता है, कहाँ से, फ्रॉम ascending limb, ascending limb of loop of Henle। ये बेसिकली ascending limb of loop of Henle जो है, याद रखिएगा ये बेसिकली क्या होती है, ये थिक, इसको हम कहते हैं थिक लूप ऑफ हेनले कहलाती है। ये थिक लूप ऑफ हेनले कहलाती है। जबकि ये कौन सी असेंडिंग है, दूसरी कौन सी होती है, असेंडिंग होती है। असेंडिंग लिम्ब के बारे में आपको पता, उसको हम कहते हैं थिन लूप ऑफ हेनले कहलाती है। ये थिक कहलाती है, याद रखिएगा। असेंडिंग लिम्ब इज थिक लूप ऑफ हेनले एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले क्या होती है, वो बेसिकली थिन होती है। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि दिस इज गिवन पॉइंट, तो इसको हम निगलेक्ट नहीं करेंगे। ये थिक और थिन का मतलब क्या होता है, मजीद आपको आगे काउंटर करंट में हम इसको क्लियर करेंगे। तो बहरहाल यहाँ तक आपको क्लियर हो कि ये हार्मोन्स के ज़रिए
क्या मेंटेन होती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी सोडियम आयंस का अपटेक होना वो क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात करेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को बढ़ाना यानी ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाना, ये इस तरह से इसमें इसका रोल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ फैलने से क्या निकलता है, वाटर निकलता है, उसकी डिटेल अभी हम आते हैं उस तरफ। तो लिहाजा ये हार्मोनल कंट्रोल कहलाता है किस चीज़ का, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को मेंटेन करने के लिए। अब हम आएंगे किसकी तरफ, हमने बात करनी है किसकी, इसमें एक और अहम चीज़ स्टूडेंट्स याद रखनी है कि अब हम जब बात करेंगे ना इसकी काउंटर करंट मल्टीप्लायर की, उसमें ये चीज़ आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि 99.5% जो होता है वाटर ख़ास तौर पे रीएब्जॉर्ब हो जाता है किसका, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के ज़रिए जितनी भी फिल्ट्रेशन होती है उसका 99.5% वाटर जो होता है दैट इज़ रीएब्जॉर्ब, ये रीएब्जॉर्ब हो जाता है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अब देखिए बेसिकली काउंटर का क्या मतलब होता है, काउंटर अपोजिट साइड, अपोजिट एक्शन जिसको हम क्या कहते हैं, आमने सामने, इसको हम क्या कहेंगे, करंट का मतलब होता है दैट इज़ फ्लो। तो ये बेसिकली जैसे आप किसी रोड की बात करते हैं, एक तरफ ट्रैफिक आ रही होती है दूसरी ट्रैफिक जा रही होती है, इसको क्या कहते हैं, काउंटर करंट। ये फ्लो जो होगा क्या कहलाएगा, काउंटर करंट फ्लो कहलाता है। तो अब काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है, इसमें हमें बताना होगा, पहले इसको समझने के लिए कुछ चीज़ें हम पहले बेसिक चीज़ें देखते हैं। हमने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा था और किडनी के स्ट्रक्चर में हमने बताया था कि इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम किडनी शो करते हैं, ये मिसाल के तौर पर ये हमने रफली डायग्रामेटिकली इसको शो किया है, किडनी शो किया है। ये इसका पेरिफेरल पार्ट आपको पता है क्या कहलाता है, ये पेरिफेरल पार्ट, फिर इसका ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट और फिर उसके बाद ये तीसरा पार्ट, ये तीन पार्ट इसके सामने हमने शो किया आपके। ये पार्ट जो होता है इसको हम इस तरह से शो कर देंगे, ये देखिएगा इतना पार्ट हम ले लेते हैं, ये इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ व्हाट कॉर्टेक्स कहलाता है। फिर उसके बाद इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आउटर मेडुला, या आउटर मेडुला कहलाएगा, और इसे क्या कहेंगे हम, इनर मेडुला का नाम देते हैं। ओके, ये इस तरह से इसको हम यूँ स्पेसिफाई कर देते हैं ये एरियाज को। ये आपके पास कॉर्टेक्स रीजन आ गया, रीनल कॉर्टेक्स जिसको कहते हैं, ये आउटर मेडुला, और ये इसका क्या आएगा, इनर मेडुला। ये फ्रॉम आउटसाइड से हम किधर जाते हैं, इनसाइड की तरफ जाते हैं। ओके, यहाँ पे हमने बताना है कि जो कंसंट्रेशन होती है किस चीज़ की, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की। यहाँ पे हम बताएंगे कि जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये कंसंट्रेशन जो होती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑफ किसके, किडनी, ये होती है इंक्रीजेस। अब इंक्रीज होने का जो लेवल है वो आपको क्लियर होना चाहिए, फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला, फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला। यहाँ पे देखिए हमने बताया ये कॉर्टेक्स टू, ये आउटर मेडुला है, ये कौन सा है, इनर मेडुला। कॉर्टेक्स से आप मेडुला की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जितनी भी इंटरस्टिशियल स्पेसिस है वहाँ पे क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, जिसको आप एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का नाम देते हैं। उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। ये जो इंक्रीज होती है वो किस वजह से होती है, हाई कंसंट्रेशन जो होती है, ये जो हाई कंसंट्रेशन है इसकी कई रीज़न होती है। एक तो सॉल्यूट्स होते हैं डेफिनेटली, मिनरल आयंस वगैरह, खासतौर पर सोडियम और उसके साथ क्लोराइड आयन भी होते हैं। लेकिन इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये हाई कंसंट्रेशन जो होती है इसमें एक और रीज़न आती है कि दिस हाई कंसंट्रेशन इज ड्यू टू यूरिया, प्रेजेंस ऑफ यूरिया। सवाल यहाँ पर आपके जहन में आएगा कि ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है यहाँ पे यूरिया कहाँ से आया है, कि हमने क्वेश्चन मार्क इसीलिए दिया है कि इसका आपने आगे चलकर जवाब देना है। तो स्टूडेंट, और ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर को समझने के लिए कुछ और चीज़ों के बारे में भी आपको जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं ऑस्मोलैरिटी की, कि
ऑस्मोलैरिटी किसे कहते हैं? ये जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पर आपको क्लियर हो कि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस, जो कि एक्सप्रेस होता है एज द टोटल नंबर, एज द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर किलोग्राम। ये किसकी डेफिनेशन आपके पास? ऑस्मोलैरिटी की। इसमें स्टूडेंट हमने इस तरह से इसको आसान अल्फाज में अगर आपको समझना हो तो कैसे समझ सकते हो? जैसे हम कहते हैं ये एरो हम ऊपर की तरफ शो कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहा है किस चीज़ को? हाई ऑस्मोलैरिटी की हम बात करते हैं, हाई ऑस्मोलैरिटी। हाई ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? आसान अल्फाज में देखिए कि हाई ऑस्मोलैरिटी का मतलब ये है कि इसमें हाई कंसंट्रेशन, यानी एरो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है? हाई कंसंट्रेशन किस चीज़ की होगी? इसमें ये मिनरल आयंस की होगी, जैसे सोडियम हो गया, या फिर इसके अलावा ये क्लोराइड आयंस हो गए। और इसी तरह से इसमें लो कंसंट्रेशन किस चीज़ की होगी? लेस अमाउंट ऑफ क्या होगा? इसमें वाटर होगा, यानी आप कह सकते हो लेस वाटर इसमें और मोर सॉल्यूट। इसको आसान अल्फाज में हम क्या कहेंगे? दैट इज लेस वाटर एंड मोर सॉल्यूट। तो हाई ऑस्मोलैरिटी के बारे में आपको पता हो कि हाई ऑस्मोलैरिटी में सॉल्यूट ज़्यादा होगी और वाटर क्या होगा? कम होगा। इसके अपोजिट चले जाएं, एरो हम नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, इसका क्या मतलब? एरो मतलब कंसंट्रेशन क्या है? कम है, ऑस्मोलैरिटी कम है। और ये किसका शो कर रहे हैं? ऑस्मोलैरिटी। अब इसमें क्या होगा? लो ऑस्मोलैरिटी में स्टूडेंट इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी बात, यानी इसमें आपने क्या बताना होगा? जो आयंस हैं, यानी सॉल्यूट्स हैं, यानी जैसे सोडियम आयंस हो गए या फिर इसके अलावा ये क्लोराइड आयंस हो गए, इनकी कंसंट्रेशन क्या है? कम है। और ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या? कंसंट्रेशन ज़्यादा है। किस चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है? ऑब्वियसली वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा? मोर वाटर एंड लेस क्या होंगे? सॉल्यूट्स। तो ये पॉइंट आपको पहले क्लियर होना चाहिए। तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है तो स्टूडेंट फिर हमने क्या करना होता है कि ये जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर है, इसको हमने डायग्रामेटिकली देखना है ताकि हम उसको क्लियरली इसका कॉन्सेप्ट ले सकें कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर है क्या असल में। तो इसके लिए हमने सिंप्लीफाइड डायग्राम शो करनी है किस चीज़ की? दैट इज़ नेफ्रॉन। सिंप्लीफाइड डायग्राम से मुराद एक जो नॉर्मल हम डायग्राम ड्रा करते हैं जिसमें हम बताते हैं कि लूप ऑफ हेनले किस तरह से आ रहा है, थोड़ा सा हम उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे शो करेंगे। ये हमारे पास बॉमेंस कैप्सूल हमने शो किया है, ठीक है जी। ये हमारे पास बॉमेंस कैप्सूल आ गया। अब इसके साथ यहाँ पे हमने ये शो करना है, सिंप्लीफाइड डायग्राम है ना, तो इसमें फॉर एग्जांपल ये आप देखें इस तरह से ये हम शो कर रहे हैं। ये हमने शो किया, व्हाट इज दिस? ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड पार्ट है, फॉर एग्जांपल किस चीज़ का? ऑफ नेफ्रॉन। इसको हम किस से एब्रीविएट करेंगे? व्हाट इज दिस? ये इसका बॉमेंस कैप्सूल आ गया। और ये इसके पास आपके पास क्या आ गया? इसका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड लिम। हमने इस तरह से इसको एब्रीविएट कर दिया, ये इस तरह से इसको हमने शो किया। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आगे आएंगे, ये हम इसको थोड़ा सा, ये थिक पार्ट आता है किसी इसका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का, ये आ जाएगा ये इस तरह से। अब उसके बाद ये फ़ौरन क्या हो जाएगा? ये थिन हो जाएगा, ये देख सकते हैं थिन हो जाएगा। ये इस तरह से इसको हम नीचे लेकर आ रहे हैं और फिर ये इसको हम लेके जा रहे हैं। देख सकते हैं थोड़ा सा हमने इसको डायग्राम को चेंज किया है।
ये देखिए यहाँ तक लाएंगे। यहाँ तक लाने के बाद फिर हमने इसको ये शो करना है। ये देख सकते हैं कि यहाँ से क्या हो गई, ये थिक हो जाती है, ये थिक हो जाएगी और थिक होने के बाद ये फिर आगे इस तरह और फिर आगे जाकर ये हमने इसको ये शो कर देना है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हमने इसको शो कर दिया है। ये नीचे आ जाएगी। आप समझ गए होंगे क्या हम शो कर रहे हैं यहाँ पे, ये हम क्या शो यहाँ पे कर रहे हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये हमने बेसिकली क्या शो किया यहाँ पे। ये बेसिकली हमने जो शो किया है ये इसकी कलेक्टिंग डक्ट है। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो कि ये जो हमने शो किया है, व्हाट इज़ दिस, डिसेंडिंग एरो नीचे की तरफ जा रहा है, इसको क्या कहेंगे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग ये लिम होता है किस इसका, ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले कहलाएगा। इसे क्या कहेंगे, व्हाट इज दिस, ये होगा असेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले, एब्रीवेट किया हमने बस। और ये इसका कौन सा पार्ट होगा, ये आप देख सकते हैं, ये इसका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड पार्ट था, तो ये इसका क्या होगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड। डिस्टल कन्वोल्यूटेड क्या है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड लिम्ब थी, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड लिम्ब कहलाएगी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड पार्ट और ये कौन सा होगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन कहलाएगा। तो बहरहाल ये आपको क्लियर हो, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड पार्ट पूरा लिख लें बेशक इसको, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, और ये इसका क्या कहलाएगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ओके, और ये इसकी क्या आ जाती है, दैट इज व्हाट, कलेक्टिंग डक्ट कहलाती है, ये इसकी कलेक्टिंग डक्ट हो। तो अब देखें इसमें जो हमने अभी बात की थी किस चीज़ की, ऑस्मोलैरिटी की बात की थी। तो ऑस्मोलैरिटी हम किस में देते हैं, किसकी क्या वैल्यूज देते हैं, मिली ऑस्मोल पर लीटर के हिसाब से लेते हैं, मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये हमने वैल्यू इसमें यूज़ करनी होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब ये बॉमेंस कैप्सूल, यहाँ पे क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आता है, और यहाँ पे क्या होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड पार्ट में सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी होती है। यानी यहाँ पर आप सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में आपको मालूम हो वाटर भी, और इसी तरह से यूजफुल सब्सटेंसेस वापस किस में चले जाते हैं, बैक इनटू द ब्लड चले जाते हैं। तो लिहाजा जो ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे ब्लड की होगी, यानी हमारे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, तकरीबन 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये हमारी ये फ्लूइड की, ब्लड की या ब्लड प्लाज्मा का रेफरेंस देते हैं, ब्लड में जो मिली ऑस्मोल पर लीटर के हिसाब से ये 300 है। तो यहाँ भी कितनी होगी, 300 होती है, किधर पे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड पार्ट। लेकिन ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के बारे में आपको मालूम हो कि इट इज़ परमिएबल टू, ये एरो से हम शो करें, इट इज़ परमिएबल टू वाटर ओनली, it is permeable to water only and impermeable to salts। यानी मिनरल आयंस के लिए क्या होती है, impermeable होती है। याद रखिएगा, ये इसके बारे में आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ये इस तरह से, और इसमें से जो वाटर जो है ये इसमें से बाहर निकलता है, और ये बाहर ये जितनी भी जगह है, ये बीच में जितनी भी जगह है, व्हाट इज़ दिस, ये सारा इंटरस्टिशियम है, यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। इंटरस्टिशियम से मुराद इंटरस्टिशियल स्पेसिस होती हैं सारी, और इधर पे जो फ्लूइड होता है वो सारा का सारा कौन सा होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ये इम्परमिएबल टू वाटर होती है, लेकिन परमिएबल टू क्या है, ये सॉल्ट्स। इट इज़ परमिएबल टू सॉल्ट्स, इट इज़ परमिएबल टू सॉल्ट्स इमराद मेनली। अगर आप पंजाब टेक बुक बोर्ड के हिसाब से जाएंगे तो ओनली सोडियम आयंस का रेफरेंस याद रखना है, लेकिन इन जनरल आपको पता हो तो इसके साथ कौन से, ये क्लोराइड आयन भी होते हैं। ओके, ये मेनली इसमें आपने सोडियम आयंस को तो याद रखना ही है, जो कि पंजाब टेक बुक बोर्ड के रेफरेंस से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, और इसके अलावा इसमें क्लोराइड आयन भी होते हैं,
पोटेशियम आयन भी होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखने। ओके, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसमें से हमने पहले बताया था कि ये जो इसका एक्टिव अपटेक होता है और ये किसके अंडर, ये थिक लूप ऑफ हेनले, ये कौन सी है, ये थिक लूप ऑफ हेनले, ये कौन सी होती है, थिन लूप ऑफ हेनले कहलाती है। यानी ये डिसेंडिंग लिम्ब जो है ये थिन है और असेंडिंग लिम्ब क्या है, ये थिक है। इट इज़ परमिएबल टू सोडियम बट इम्परमिएबल टू वाटर, इट इज़ परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू आयंस। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। और फिर दूसरी बात हमने क्या बताई थी कि ये वाला पार्ट जो होता है, ये जो हम इस तरह से शो करते हैं, ये पार्ट, ये वाला सारा, ये पूरा का पूरा पार्ट कहाँ पर है, ये आपको मालूम है, ये कहाँ पे होता है, कॉर्टेक्स में होता है, कॉर्टेक्स ऑफ द नेफ्रॉन। फिर ये इसमें ये वाला पार्ट हमें शो करना है, जैसे मिसाल के तौर पर ये पार्ट हम शो करेंगे, ये पार्ट कहाँ पर होगा, ये आपको मालूम हो आउटर मेडुला, ये आउटर मेडुला कहलाएगा, इसको आप क्या कहोगे, आउटर मेडुला का नाम दोगे। और ये नीचे वाला पार्ट कौन सा होगा, इसको आप क्या कहोगे, इनर मेडुला का नाम दोगे। ये वाला पार्ट इसका इनर मेडुला कहलाएगा और ये इसका क्या कहलाएगा, आउटर मेडुला, इस तरह से। तो अब हमने बताया था कि जब कॉर्टेक्स से हम जाते हैं टुवर्ड्स द कौन सा, ये इनर मेडुला की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो होती है किस चीज़ की, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड की इंक्रीज होती है ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। उसका भी हमने जवाब देना है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया का मतलब यहाँ पे क्या होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो कि इसके साथ इसमें एक और चीज़ आपने पढ़ी थी, ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन में ऊपर क्या होती है, यहाँ पे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज किससे ओरिजिनेट होती हैं, एक आप बताते हो एफिरेंट और दूसरी कौन सी होती है, इफिरेंट। एफिरेंट जो होता है, जो दाखिल होता है बॉमेंस कैप्सूल में, उसे क्या कहते हैं, एफिरेंट का नाम देते हैं, और जो बाहर निकलता है उसे कहते हैं इफिरेंट का नाम देते हैं। तो इससे फिर यहाँ पे क्या बनता है, पूरा नेटवर्क किस चीज़ का बनेगा, और ब्लड कैपिलरीज को पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का नाम देते हैं। उन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से फिर क्या बनता है यहाँ पे कि आपको मालूम है कि नीचे की तरफ भी आ रही है और ऊपर की तरफ भी जा रही है। कौन सी, ये एक और नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, वाजा रेक्टा। वाजा रेक्टा, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे स्टूडेंट मैं शो करता हूँ, ये देखिए, ये डायग्राम में आपको शो किया जा रहा है। व्हाट इज़ दिस, ये हमने वाजा रेक्टा शो कर दिया, ये वाजा रेक्टा, ये रेड मार्कर से मैंने इसलिए शो किया है ताकि आपको आइडिया हो। अब वाजा रेक्टा में यहाँ पे ऊपर के पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ये बना है, यहाँ पे देखिए ये कौन सा है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। इस असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, ये हमने बताया था असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होता है, ये अपवर्ड होता है, असेंडिंग है ना इसलिए। और ये कौन सा है, ये डिसेंडिंग है, इसमें फ्लो क्या होता है, ये डाउनवर्ड फ्लो होता है, इस तरह से डाउनवर्ड फ्लो होगा। ओके, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये इधर से ऐसे जाएगा फिल्ट्रेट और यहाँ से ऊपर जाएगा फिर आगे जाएगा। अब ये वाजा रेक्टा, इसको हम क्या लेबल करेंगे, इसको वाजा रेक्टा। ये किस में होता है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में होता है, ख़ास तौर पर ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं होता, क्योंकि हमने क्या बताना है, हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इज मेंटेन। डेफिनेटली इसमें रोल किसका होगा, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का भी ही होगा। और इसमें फ्लो जो होता है ब्लड का, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे देखिए कि ब्लड अगर ये यहाँ पे फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है असेंडिंग लिम्ब में, तो यहाँ पे ब्लड का फ्लो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, और यहाँ पे ब्लड का फ्लो क्या होता है, ये ब्लड का फ्लो अपवर्ड होगा, इस तरह से। ठीक है जी। अब हमने बात की थी जैसे ऑस्मोलैरिटी की, यहाँ पे 300 ये क्या है, मिली ऑस्मोल पर लीटर है। फिर नीचे आएंगे तो ये जो 300 से ये, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे वाटर निकलना शुरू हो रहा है, तो क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी इसकी क्या होगी, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे 400 हो जाएगी फॉर एग्जांपल। और नीचे आएंगे तो फिर ये आपको कितनी मिल जाएगी, 600 पे चली जाएगी। और नीचे आएंगे तो करते करते ये तकरीबन 900 पे, तो यहाँ पे कितनी होगी, ये 1200 क्या होगी, मिली ऑस्मोल पर लीटर, यहाँ पे इसकी ऑस्मोलैरिटी होगी। फिर यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आगे चलेंगे, आगे यहाँ पे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ये 700 है, यहाँ पे फिर मज़ीद आएंगे तो ये कम होगी 600 आगे, क्योंकि क्या निकल रहा है इसमें, सोडियम आयंस निकल रहे हैं, यानी कि सॉल्यूट निकल रहे हैं, तो ये 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर। फिर उसके बाद आप ऊपर जाए तो ये 400, फिर ये कितना
300 एंड सो ऑन, यहाँ पे ये पहुँच के और मज़ीद कम हो जाएगा, जैसे 100 पे आएगा और फिर यहाँ पे आके ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है ऑस्मोलरिटी, फिर इंक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीज़ किस तरह से होगी, जैसे मिसाल यहाँ पे 300 है, फिर ये 400 होगी एंड उसके बाद करते करते ये 600 पे जाएगी, 900 पे जाएगी और ये फिर आगे इस तरह से सिलसिला चलता है। तकरीबन ये कहाँ तक जाएगी, 1200 तक। और फिर उसके बाद कुछ कमी होती है, उसकी रीज़न क्या होती है वो हम बताते हैं। बहरहाल ये ऑस्मोलरिटी के बारे में भी आपको चूँकि पहले कॉन्सेप्ट बताया गया था कि ऑस्मोलरिटी होती क्या है, उसी हिसाब से आपको ऑस्मोलरिटी बताया जा रहा है कि किस तरह से इंक्रीज़ हो रही है और किस वजह से इंक्रीज़ हो रही है। अब देखें ये ऑस्मोलरिटी जो है ये इंक्रीज़ क्यों हो रही है। इंक्रीज़ का मतलब मैंने आपको बताया था, ऑस्मोलरिटी इंक्रीज़ क्या होती है, जब आयंस ज़्यादा हो और वाटर के अमाउंट कम हो। वाटर कम क्यों हो रहा है, यहाँ से देखिए डिसेंडिंग लिंक से वाटर निकल रहा है, तो इस तरह से ऑस्मोलरिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और ये मैक्सिमम कहाँ पे, उसके बॉटम पे होती है, यहाँ पे होगी। ठीक है जी। अब उसमें और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, सोडियम आयंस निकल रहे हैं, तो इसका अपोजिट डायरेक्शंस में फ्लो होता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, काउंटर करंट का नाम देते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये होती है स्टूडेंट्स कि ये जो यहाँ से वाटर निकल रहा है, ये आमतौर पर वाटर किधर जाता है, ये वाटर चला जाता है इसमें असेंडिंग, ये जो आपके ये वाजा रेक्टा है और ये वाजा रेक्टा का जो असेंडिंग पार्ट होता है, असेंडिंग से बाद नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाटर किधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ तो नहीं इकट्ठा होगा, तो इस तरह से वाटर यहाँ से ऊपर जाएगा। और यहाँ से क्या निकल रहे हैं, सोडियम आयंस निकलते हैं। ये सोडियम आयंस जो है ये किधर जाएंगे, ये सोडियम आयंस याद रखिएगा ये किस में जाएंगे, ये डिसेंडिंग लिम्ब की तरफ जाएंगे। ख़ास तौर पर सोडियम आयंस ही कह रहे हैं, साथ क्लोराइड आयन भी होते हैं, ये किधर चले जाते हैं, इन द ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द वाजा रेक्टा, ये इस तरफ चले जाते हैं। फिर सूरत हाल ये होती है कि सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ से तो सोडियम वहाँ जा रहे हैं और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलने के बाद इधर जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे कंसंट्रेशन जो होती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड की, हमने बताया था किस वजह से मेंटेन होती है, ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक और चीज़ होगी जिसको हम नाम देते हैं यूरिया रिसाइकलिंग का नाम दिया जाता है। यूरिया रिसाइकलिंग ये वो नहीं है जो आप यूरिया साइकिल पढ़ते हो, ये वो नहीं है, याद रखना। यूरिया साइकिल नहीं है, इसको कहते हैं यूरिया रिसाइकलिंग का नाम देते हैं। ये एडिशनल पॉइंट है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए काउंटर करंट से मुतालिक। हम इसको कहते हैं यूरिया रिसाइकलिंग। यूरिया रिसाइकलिंग से मुराद क्या होता है कि ये बिल्कुल बॉटम पे जब आ जाती है ना ये कलेक्टिंग डक्ट, ये देखिए यहाँ पे जो कलेक्टिंग डक्ट आती है, तो ये कलेक्टिंग डक्ट के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि कलेक्टिंग डक्ट से क्या निकलता है, यहाँ से निकलेगा वाटर, यहाँ से निकलता है वाटर, क्योंकि लो कंसंट्रेशन पानी बॉडी में ऑलरेडी अमाउंट ऑफ वाटर कम है, तो कलेक्टिंग डक्ट से हमने बताया था क्या चीज़ रिमूव हो रहा है, ये वाटर रिमूव हो रहा है। ये वाटर रिमूव जब होगा तो आप देखिए जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है यहाँ पे उसकी ऑस्मोलरिटी कम होगी या ज़्यादा होगी। तो आपको यह पहले बताया गया था कि जब वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो तो ऑस्मोलरिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, तो लिहाजा यहाँ से वाटर निकलना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं वाटर निकल रहा है, तो यहाँ पे ऑस्मोलरिटी क्या हो रही है, इसकी फिल्ट्रेट की इंक्रीज़ होती जा रही है क्योंकि यहाँ से वाटर निकलता जा रहा है। फिर यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड तो डाइल्यूट हो जाएगा। तो हमने कहा था कि फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला कंसंट्रेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंक्रीज होता है ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। सवाल ये पैदा होता है यूरिया आता कहाँ से है, तो यूरिया के बारे में आपको ये मालूम हो कि यूरिया की रिसाइकलिंग होती है। यूरिया की रिसाइकलिंग से मुराद क्या है, बिल्कुल ये जो बॉटम पार्ट होता है किस चीज़ का, ये इनर मेडुला की तरफ किस चीज़ का, दैट इज़ ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये वाला पार्ट जो होता है इट इज़ परमिएबल टू यूरिया। यहाँ से तो फिल्ट्रेट में यूरिया आ ही रहा है, आप देखें तो यहाँ से क्या होगा कि ये यूरिया यहाँ से बाहर निकलेगा, ये यूरिया यहाँ से बाहर निकलेगा, यूरिया हम बार बार लिख रहे हैं, यूरिया यहाँ से बाहर निकलेगा और ये फिर आपको मालूम हो कि ये यूरिया वापस किस में आता है, ये हम एरो से शो करेंगे, ये वापस किस में आएगा, इनटू दी किस में आ रहा है, देख सकते हैं आप, गौर कर सकते हैं, इन द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आ जाता है। और यहाँ से फिर ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से बाहर भी निकलेगा और यहाँ से ये फिल्ट्रेट यानी यूरिन के साथ बॉडी से बाहर भी जाएगा। इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप एक रोड को देखते हैं कि एक रोड पे ट्रैफिक चल रही होती है, आ रही भी होती है और जा रही भी होती है ट्रैफिक, लेकिन साथ साथ एक बीच में राउंड अबाउट भी आता है। और राउंड अबाउट इस तरह से देखिए, ये हम इस तरह से शो करते हैं, ये एक रोड जा रहा है इस तरह से, ये रोड हम इस तरह से शो करते हैं, ये देख सकते हैं आप, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से शो करते हैं,
ये देखिए, अब ये रोड इस तरह से जा रहा था, यूँ टर्न होके फिर ये रोड जो है आप देख सकते हैं किधर जा रहा है, ये वापस इस तरह से जा रहा है, ये इस तरह से, ये इस तरह से टर्न होके ये वापस जा रहा है। ठीक है जी। अब ये जो यूरिया रिसाइकलिंग की जो हमने बात की है, वो यूरिया ये डिसेंडिंग लिंब से निकलता है और असेंडिंग लिंब में जाता है और यहाँ से फिर ये वापस आता है, ये यूँ, और फिर ये यूँ जाता है, यूँ जाता है। ये देख लेंगे क्या बन जाता है इसकी, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड यूरिया रिसाइकलिंग कहलाती है। कि यूरिया रिसाइकलिंग के दौरान कुछ यूरिया जो होता है यूरिन की फॉर्म में, फिल्ट्रेट की फॉर्म में वापस इधर से चला जाता है, किधर चला जाता है, ये आगे किस में, यूरिन की फॉर्म, यानी जो फिल्ट्रेट आगे चलकर जाएगा किस में जाएगा, रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस से यूरिटर, यूरिटस यूरिन ब्लैडर, यानी यूरिन की फॉर्म में जाएगा, वो यहाँ से एक्सक्रीट आउट भी होगा। लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है, इसकी रिसाइकलिंग। तो रिसाइकलिंग के दौरान जब यूरिया आता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, तो उसकी हाई कंसनट्रेशन क्या होती है, मेंटेन होती है फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुला। तो स्टूडेंट होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर बेसिकली है क्या। तो आप इसमें ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये इसकी डिसेंडिंग लिंब में अगर ये फ्लूइड डाउनवर्ड आता है, परमिएबल वाटर होता है, ये वाटर किस में चला जाता है, ये बेसिकली वॉजा रेक्टा जो कि ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये इसको आप इस तरह से कहते हैं कि ये बेसिकली बैलेंस करता है किस चीज़ को, वाटर को। तो हाई कंसनट्रेशन जो होती है वो मेंटेन रहती है, किसके अंदर मेंटेन रहती है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। तो लिहाजा ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और जिसके रिजल्ट के तौर पर एज पर नीड हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंजर्वेशन ऑफ वाटर होता है और लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर में कंसनट्रेटेड यूरिन फिर आगे चलकर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो इसे टेक्निकली क्या कहते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। और इसमें जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व हुए हैं वो आपको पहले मैंने बता दिया है कि कौन कौन से एक मेजर जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है वो कौन सा है, दैट इज़ यूरिया रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस है वो इसमें इन्वॉल्व हो गया। जैसे रोड की मैंने मिसाल दी ना, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे तो ये क्या होता है, ये रिसाइकलिंग हो रही है, रिसाइकलिंग हो रही है, लेकिन कुछ जो है ये आगे भी, जैसे ट्रैफिक आगे भी जा रही है, देख सकते हैं यहाँ से ट्रैफिक आती है, ये रिसाइकलिंग हो रही है और ये कुछ ये वापस जाती है, किधर जा रही है बेसिकली, या यूरिटर से होता हुआ रीनल पेल्विस, और ये फिर यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट भी हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रही है, इसकी रिसाइकलिंग हो रही है, किस चीज़ की, यूरिया की। इसको हम रिसाइकलिंग का नाम देते हैं, जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्या होती है, मेंटेन रहती है और फिर इसके रिजल्ट के तौर पर ये काउंटर करंट प्रोसेस मैकेनिज्म चलता रहता है। तो ये हो गया बेटा। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे जो किडनी प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं। और किडनी प्रॉब्लम में हमें सबसे पहले जो फोकस करना है वो किस चीज़ को फोकस करना है, दैट इज़ व्हाट, किडनी स्टोन को। जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्या देखना है, किडनी प्रॉब्लम्स। और आपको मालूम है कि नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग हो रही होती है, नॉर्मल फिजियोलॉजी चल रही होती है, लेकिन सम टाइम अनयूजुअल कंडीशंस भी डेवलप हो जाती हैं ड्यू टू सर्टेन रीजंस। तो हमने उनको किस रेफरेंस से देखना है, विद रेफरेंस टू किडनी प्रॉब्लम्स। और इसमें सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, किडनी स्टोन्स, यानी गुर्दे की पथरी जिसको हम कहते हैं। और टेक्निकली इसे क्या कहा जाता है, दैट इज नेफ्रोलिथिएसिस। नेफ्रो के लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नेफ्रॉन के लिए, किडनी के लिए। लिथोस्टोन को कहते हैं लिथिएसिस, बनने का अमल, यानी किडनी स्टोन बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नेफ्रोलिथिएसिस का नाम देते हैं। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, ये स्टोनी मटेरियल होता है, स्टोनी मटेरियल होता है, जिसके बारे में जो कि बताते हैं कहाँ पे पाया जाता है, दैट इज़ फाउंड इन किडनी। एक बात और भी याद रखिएगा कि ये किडनी स्टोन है, इसको रीनल स्टोन भी कहते हैं। और फिर इसमें जो स्पेसिफिकली बात की जाती है, नेफ्रो का वर्ड इस्तेमाल होता है। तो याद रखिएगा, जब एक रीनल का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवरऑल एक हम इसका वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं नेफ्रो का। सम टाइम स्टोन फॉर्मेशन जो होता है, जो कलेक्टिंग डक्ट होती है नेफ्रॉन की, वहाँ पे भी बनना शुरू होता है। बिल्कुल माइन्यूट किस्म का सैंड पार्टिकल टाइप जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम, इसलिए उसको नेफ्रो कलर से इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद आगे चलकर अगर पेल्विस साइड पे
ये स्टोन फॉर्मेशन हो तो ओवरऑल उसको रीनल स्टोन का नाम दिया जाता है, किडनी स्टोन का नाम दिया जाता है। लेकिन इसके बाद इसके अलावा आपको मालूम हो कि ये स्टोन ये डिसलॉज होकर यूरेटर में भी आ सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में भी बन सकता है। वहाँ पे किडनी का स्टोन डिसलॉज होकर यूरिनरी ब्लैडर की तरफ आके ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकता है। इसके अलावा गाल ब्लैडर जो होता है हमारा, उसको पित्ता कहते हैं, वहाँ पे भी स्टोन फॉर्मेशन, उसको क्या नाम दिया जाता है, गाल स्टोन का नाम दिया जाता है। तो इस तरह ये स्टोन याद रखिएगा कि सिर्फ किडनी में नहीं बल्कि यूरेटर, बल्कि इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर और इसके अलावा गाल ब्लैडर में भी बन सकता है। तो बहरहाल हम यहाँ पे किसको फोकस कर रहे हैं, मेनली किडनी स्टोन को फोकस कर रहे हैं कि स्टोनी मटेरियल जो कि किडनी में पाया जाता है ये क्या कॉज करता है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है, कॉज ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट पैदा करेगा किडनी में। और फिर उसके अलावा जब ये प्रोसेस जब ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, जब ये बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड हो जाए प्रोसेस, तो फिर ये क्या करेगा, ये कॉज करेगा फिर आगे चलकर इन्फेक्शन। और ये इन्फेक्शन जो होता है माइल्ड भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है स्टोन किस किस्म का था, यानी स्टोन की शेप किस किस्म की थी, स्मूथ था, साइज़ छोटा था, साइज़ बड़ा था, या फिर वो स्टैग हॉर्न टाइप यानी कि उसके डिफरेंट यूँ ब्रांचेस निकली हुई हो और वो पेनिट्रेट कर जाएं किसके अंदर, किडनी के अंदर, वहाँ पे वूंड जख्म बनाती हैं, इन्फेक्शन कॉज होता है, बैक्टीरिया आते हैं। और एक्सट्रीम केसेस में यही इन्फेक्शन जो होता है समटाइम ये किडनी फेलियर की वजह भी बन सकता है। तो लिहाजा हमें मालूम हो कि ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट पैदा करेगा, जब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाए तो उसके बाद ये इन्फेक्शन कॉज भी कर सकता है। अब ये स्टोन जो बनते हैं किस वजह से बनते हैं, ये भी की पॉइंट स्टूडेंट आपको पता हो कि स्टोन्स आर फॉर्म्ड, stones are formed in metabolic disease, metabolic disease जो होती है आपको पता है बॉडी में, हमारी बॉडी में हर किस्म का मेटाबॉलिज्म होता है, यानी मेटाबॉलिज्म ओवरऑल रिएक्शंस को कहते हैं, यानी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस को। तो इसलिए इसमें जब सम टाइम कुछ जो रिएक्शंस हो रही होती है बॉडी में, मेटाबॉलिक एक्शंस हो रहे होते हैं, वो उसके लिए मुख्तलिफ एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके लिए डिफरेंट हार्मोन्स, रेगुलेटरी जैसे प्रोटीन्स होती हैं, रेगुलेटरी हार्मोन्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो लिहाजा उसमें अगर कोई फिजियोलॉजी में डिस्टर्बेंस आ जाए, फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस आ जाए, तो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म डिफरेंस क्या होता है, इफेक्ट होता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक डिजीज़ का नाम देते हैं। अब इसमें हमने रेफरेंसेस देने हैं कुछ, वो आपको रेफरेंसेस सिस्टमेटिकली, जैसे मिसाल के तौर पर हम पहला रेफरेंस देते हैं आपको हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया का क्या मतलब होता है कि कैल्शियम लेवल का, यानी कैल्शियम लेवल जो होता है इसका हाई हो जाना, किस में हाई हो जाना, इन ब्लड, इसे क्या कहेंगे, हाइपर कैल्सीमिया का नाम देंगे। अब ये हाई लेवल क्यों हो रहा है, सवाल ये पैदा होता है, कैल्शियम लेवल हाई क्यों हो रहा है। ये फिर डिपेंड करता है कि इसमें कोई डिजीज़ भी हो सकती है, जैसे मिसाल के तौर पर हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। आपको मालूम है कौन सा ख़ास जो हार्मोन है रिस्पॉन्सिबल है कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए बॉडी में, आप एंडोक्राइन सिस्टम में इसको हम डिस्कस करेंगे। रेफरेंस टू थायराइड ग्लैंड के ऊपर क्या होते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड, उसके हार्मोन्स क्या कहलाते हैं, पैराथार्मोन हार्मोन्स कहलाते हैं। उसके डिसबैलेंस की वजह से आपको मालूम है कैल्शियम लेवल भी डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ पे आपको एक रेफरेंस मैंने सिर्फ दिया है, जिसको आगे चलकर आपने डिटेल से देखना है। इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, किसकी, कि कैल्शियम लेवल के हाई होने की। इसी तरह से हाइपर कैल्सीयूरिया, हाइपर कैल्सीयूरिया नाम पर गौर कीजिएगा कि इसमें क्या होगा कि जो कैल्शियम लेवल है ये क्या होगा, हाई हो जाता है इन यूरिन। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने जो रेफरेंस देना है दैट इज हाइपर ऑक्सिलूरिया, हाइपर ऑक्सिलूरिया।
अब ये क्या है हाइपर ऑक्सीलूरिया? हाइपर ऑक्सीलूरिया मतलब क्या होता है कि इसमें जो ख़ास तौर पर आप रेफरेंस देते हो किस चीज़ का, C2, इसमें आप रेफरेंस दोगे H4, और ये क्या आपके पास किस चीज़ का फार्मूला आ जाता है, ये इसको किसको कहते हैं, ऑक्सीलेट। ऑक्सीलेट, इसमें ऑक्सीलेट लेवल जो होता है, लेवल ये हाई हो जाता है, हाई हो जाता है कहाँ पे, इन यूरिन, यूरिया, यूरिया। ये जब भी आखिर में क्या आ रहा है देखें, यूरिया, यूरिया इसका मतलब यूरिन में इसका लेवल क्या होगा, हाई हो जाएगा। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा हो जाना। तो अब देखें ये एक चीज़ आपके पास आ गई कैल्शियम, और दूसरी तरफ आपके पास क्या आ गया, ऑक्सीलेट आ गया। ये मिलकर क्या बनाएंगे, कैल्शियम ऑक्सीलेट। ये कैल्शियम ऑक्सीलेट टाइप स्टोन सबसे ज़्यादा किडनी स्टोन, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन बनते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज हमें मिलती है वो किसकी मिलती है, कैल्शियम ऑक्सीलेट टाइप स्टोन्स की मिलती है। और ये कितने तकरीबन होते हैं ये भी आपको पता हो, MCQ में पूछा जाता है। 70% जो स्टोन्स होते हैं ऑफ ऑल काइंड ऑफ किडनी स्टोन्स में ये क्या है, कैल्शियम ऑक्सीलेट टाइप होते हैं, याद रखिएगा इस बात। अब इसके अलावा इसमें आपको ये भी पता हो कि ये जो ऑक्सीलेट की हम बात करते हैं, ऑक्सीलेट्स ये होते किस में, याद रखिएगा, ये जो हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, और इसी तरह से एक और चीज़ है बहुत ही कॉमन है, टोमेटो, इसमें इनमें ये इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है किस चीज़ की, ये ऑक्सीलेट्स की। तो लिहाजा जो पेशेंट जिनको प्रॉब्लम ये होता है किडनी स्टोन बनने का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उनको फिर ये अवॉइड करना पड़ता है। इनको परहेज़ के लिए बताया जाता है कि ग्रीन वेजिटेबल टोमेटो वगैरह उन्होंने डाइट में नहीं लेने। इसके अलावा भी और भी स्टोन बनते हैं, जैसे कैल्शियम के साथ फॉस्फेट मिल जाए, कैल्शियम फॉस्फेट, ये तकरीबन 15% आप कह सकते हो कि जो ऑफ ऑल द किडनी स्टोन्स ये क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट टाइप स्टोन्स होते हैं। इसी तरह फिर एक और कंडीशन होती है, इसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज टेक्निकल हाइपर यूरिसीमिया, हाइपर यूरिसीमिया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हाई लेवल, इसमें क्या होगा, हाई लेवल ऑफ व्हाट, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड इन ब्लड, ब्लड में यूरिक एसिड का ज़्यादा हो जाना क्या कहलाता है, हाइपर यूरिसीमिया कहलाता है। और ये जो स्टोन बनते हैं तकरीबन आपको मालूम हो कि ये 10% इसमें होते हैं, बाकी रिमेनिंग जो इसमें है 5% जो बच जाते हैं वो अदर टाइप्स ऑफ स्टोन्स कहलाते हैं। यानी अदर टाइप्स ऑफ स्टोन्स में, अदर टाइप्स ऑफ स्टोन्स में ये एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके पास, इसमें आप रेफरेंस देते हैं मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, और इसी तरह से एक अमाइनो एसिड होता है जिसे आप क्या कहते हो, सिस्टीन अमाइनो एसिड। ये भी अगर इसमें ब्लड में इसका लेवल बढ़ जाए तो फिर ये फिर आते हैं और प्रेसिपिटेट होते हैं किस में, फिल्ट्रेट में, और इसमें क्योंकि पानी की कमी हो तो फिर उस वक्त फिर क्या होता है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में चले जाते हैं और फिर ये स्टोन की सूरत ग्रेजुअली इख्तियार कर लेते हैं। तो ख़ास तौर पर जो मुसलसल डिहाइड्रेशन होती है ना, एक तो होती है टेम्परेरी डिहाइड्रेशन होती है, एक कंटिन्यूस डिहाइड्रेशन होगी, तो नतीजा क्या होगा, उसके लिए उसके रिजल्ट के तौर पर चांसेस जो होते हैं किडनी स्टोन फॉर्मेशन के वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। याद रखिएगा कि कब ये ज़्यादा होते हैं, कि जब डिहाइड्रेशन प्रोसेस कंटिन्यू रहे, तो उसकी वजह से क्या होगा, तो इसकी थेरेपी कहते हैं ना, हर चीज़ का एक टॉनिक, हम कहते हैं ना टॉनिक क्या होता है, टॉनिक जब हम कोई पेशेंट बीमार हो जाता है, वीक हो जाता है, डॉक्टर उसको मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन के साथ कुछ मल्टीविटामिन भी देते हैं ना, ताकि वो जल्दी ठीक हो और उसकी जो वीकनेसेस है वो कवर अप हो। आप याद रखिएगा कि जिस तरह हमारी बॉडी की वीकनेसेस के लिए जो टॉनिक दिए जाते हैं, मल्टीविटामिन दिए जाते हैं, इसी तरह से जो किडनी का जो टॉनिक होता है, याद रखिएगा क्या होगा,
वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर, जितना वाटर ज़्यादा पिया जाएगा उतना क्या होगा, ये डाइल्यूट हो गए, यूरिन पास आउट होगा बॉडी से, कम चांसेस होंगे किस चीज़ के, ये डिहाइड्रेशन के, और कम होंगे डिहाइड्रेशन के, तो ये जो मिनरल्स हैं ये इकट्ठे नहीं होंगे, और जब इकट्ठे नहीं होंगे तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं आएंगे, तो और ये क्या होगा कि इसके बनने के चांसेस भी कम होंगे। तो याद रखिएगा ये भी एक टिप है। अब हमने आना है किसकी तरफ के, हाउ टू रिमूव किडनी स्टोन। तो जब तक ये टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, तो इसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स की जाती थी, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट थी, इसके अलावा अब भी हो रही है, लेकिन इसके अलावा इसमें और भी बहुत से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन सर्जिकल मेथड बहुत ज़्यादा कॉमन था। लेकिन अब चूँकि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को देखते हैं, उसी को हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपके सामने क्या है, दैट इज़ लिथोट्रिप्सी। अब लिथोट्रिप्सी क्या है? लिथो कहते हैं स्टोन को है, लिथोट्रिप्सी यानी स्टोन को ब्रेक करने के प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे, लिथोट्रिप्सी का नाम देंगे। अब लिथोट्रिप्सी बेसिकली क्या है, ये नॉन सर्जिकल, ये बेसिकली नॉन सर्जिकल मेथड है, नॉन सर्जिकल रिमूवल है ऑफ स्टोन, किडनी स्टोन, क्योंकि हम किडनी स्टोन को फोकस कर रहे हैं इसलिए हम किडनी स्टोन की बात करेंगे। ओके जी, नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन को हम क्या कहते हैं, लिथोट्रिप्सी का नाम देते हैं। अब लिथोट्रिप्सी जो है इसकी फर्दर डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो टाइप्स हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें किसका रेफरेंस देना है, दैट इज़ एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स लिथोट्रिप्सी, जिसको आप किससे एब्रिविएट करते हो, ESWL, एक्स्ट्रा शॉक वेव्स, एक्स्ट्रा शॉक वेव्स लिथोट्रिप्सी, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी का नाम देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, ये बेसिकली अगर आपसे पूछा जाता है इसमें जनरली इसमें लिथोट्रिप्सी में कॉमन मेथड कौन सा है, तो इसके बारे में आपको मालूम हो कि ये इसका क्या कह सकते हैं, मोस्ट कॉमन मेथड है ऑफ लिथोट्रिप्सी। अब इसमें जो आप यूज़ करते हो, किसको यूज़ करते हैं, शॉक वेव का सोर्स के तौर पर जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हो, दैट इज़ टेक्निकली कॉल्ड व्हाट, इसको नाम दिया जाता है लिथोट्रिप्टर। लिथोट्रिप्टर का नाम देंगे। अब लिथोट्रिप्टर जो होता है ये यूज़ करता है, इज़ यूज्ड, इसको इस्तेमाल किया जाता है टू जनरेट क्या किए जाते हैं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ शॉक वेव्स। अब शॉक वेव्स कौन सी हैं इसमें हम यूज़ करते हैं, इसमें आप देखें एक्सरेज भी आ जाती हैं, और इसके अलावा इसमें आप अल्ट्रासाउंड वेव्स भी यूज़ कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये बेसिकली ये लिथोट्रिप्टर होता है, ये यूज़ किया जाता है। अब इसके बारे में ये भी मालूम हो कि लिथोट्रिप्टर जो होता है बॉडी के अंदर नहीं इंसर्ट किया जाता है, बल्कि इसको क्या है, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द पेशेंट, कि इसको हम कहाँ से अप्लाई करते हैं, फ्रॉम आउटसाइड द पेशेंट्स बॉडी, ये पेशेंट की बॉडी से बाहर से इसको हम इसको अप्लाई करते हैं टू स्टोन इनसाइड। स्टोन कहाँ पे होगा, इनसाइड, कहाँ पे, इनसाइड द वटएवर, जो भी किडनी में होगा। ठीक है जी। अब शॉक वेव्स जो होती हैं क्या करेंगी, ये जो शॉक वेव्स आपको बताई गई हैं, एक्सरेज या फिर अल्ट्रासाउंड जो यूज़ कर रहे हैं, ये शॉक वेव्स ये करेंगी ब्रेक, किस चीज़ को,
ये स्टोन को ब्रेक करेंगे किस में, इनटू टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे ज़र्रों में तकसीम कर देंगी। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे सैंड लाइक पार्टिकल्स होंगे तो अल्टीमेटली सैंड लाइक पार्टिकल्स होंगे दे विल पास आउट अलॉन्ग विद यूरिन के साथ कि हमारी बॉडी से ये बाहर निकल जाएंगे। तो ये पहला तरीका है किस चीज़ का, नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन यानी लिथोट्रिप्सी का, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी इसको कहते हैं। दूसरा इसमें आ जाता है स्टूडेंट परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। क्या कहते हैं इसको, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी, इसको लिथोट्रिप्सी कहते हैं। इसको हम एब्रीवेट किससे करते हैं, PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। अब ये तो हमने कहा ना कि ये मोस्ट कॉमन मेथड है, क्योंकि इसमें आमतौर पर स्टोन ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं होते हैं, एवरेज साइज़ के स्टोन होते हैं, लेकिन सम टाइम स्टोन बड़ा भी तो हो सकता है। तो स्टोन जब बड़ा हो तो उसमें फिर जो हम प्रेफर करते हैं कौन सा, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी को यहाँ पे प्रेफर किया जाता है कि यानी इफ़ द स्टोन इज़ लार्ज। ये कब रेफ़र, कहाँ पे रेफ़र करोगे आप, कि जब स्टोन क्या होगा, लार्ज साइज़ का होगा, तो फिर हम ये प्रोसीजर इस पर अप्लाई करेंगे। अब इसमें बाकायदा सूरत हाल ये होती है कि एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है फ्रॉम द पेशेंट्स बैक इनटू द किडनी। ये हम क्या करेंगे, एक ट्यूब लेते हैं जो कि इंसर्ट की जाती है, इज इंसर्टेड, इसको इंसर्ट करते हैं फ्रॉम द पेशेंट्स बैक, पेशेंट के बैक से इसको इंसर्ट किया जाता है। कहाँ पे इंसर्ट किया जाता है, इनटू द किडनी, इनटू द किडनी, क्या बनाने के लिए, बनाने के लिए टू क्रिएट ट्रैक, टू क्रिएट आ ट्रैक, कोई रास्ता बनाने के लिए, ठीक है जी। जब रास्ता बन जाता है तो उस रास्ते के थ्रू हमने क्या एंटर करना है, इसमें एक कैमरा एंटर करना है, स्कोप, यानी जो कि हम देख सकें कि किडनी में स्टोन किस तरह का है, किस शेप का है, किस पोजीशन में है। तो लिहाजा इसी ट्रैक के थ्रू हम क्या करेंगे, अ स्कोप इज रन, अ स्कोप इज रन, किसके थ्रू जाएगा, इसको थ्रू द ट्रैक, थ्रू द ट्रैक, उस ट्रैक जो हमने बताया था उसके क्या करने के लिए, टू विजुलाइज, देखने के लिए। क्या देखेंगे हम इसमें से, ऑब्वियसली यहाँ से विजुलाइज करने के लिए स्टोन को, कि वो किडनी में स्टोन किस जगह पे है और क्या साइज़ है, क्या शेप है, क्या उसकी पोजीशन है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसी ट्रैक के थ्रू अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट इंसर्ट करना है, अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट आपने ये क्या करना होगा, यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। ये जो इंसर्ट करेंगे कहाँ पे जाएगा, ये वही जहाँ तक ये ट्रैक हमने क्रिएट किया था, यानी ये जाएगा किडनी तक जाएगा और फिर ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ये इसे अल्ट्रासाउंड जो कि क्या करेगी, ये ब्रेक करेगी किस चीज़ को, स्टोन को। जब स्टोन ब्रेक होगा अब उसके क्या बन जाएंगे, स्टोन के क्या बनेंगे, फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे, टुकड़े बन जाएंगे। ओके, ये फ्रैगमेंट जो बनेंगे स्टोन्स के, ये इसको उसमें एक उसी ट्रैक के थ्रू जो आपने ट्यूब डाली हुई है वो क्या करेगी, उसको कैप्चर करेगी, ग्रास्प्ड, यानी ग्रास्प का मतलब यानी उसको पकड़ लेगी और फिर क्या करेगी, एंड पुल, उसको खींचेगी, किसको, फ्रैगमेंट्स को आउट ऑफ द बॉडी, जिस्म से उसको बाहर ले आएगी। जिस रास्ते से आपने ट्यूब डाली थी उसी ट्यूब से आपने क्या किया है, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट एंटर किया, किडनी स्टोन को ब्रेक किया और उसी रास्ते जो फ्रैगमेंट बने स्टोन के उसको उसी रास्ते से आपने उसको क्या कर लिया है,
बाहर निकाल दिया। तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट ज़्यादा फोकस आपने ख़ास तौर पर किस सिलेबस के लिए आपने ये पंजाब टेक्निकल बोर्ड के हिसाब से यूएचएस के लिए इसको फोकस करना है, लिथोट्रिप्सी कौन सा एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी को, और साथ साथ ये एडिशनल नॉलेज के तौर पर नम्स वगैरह के लिए आगे चलकर आपको एफएमडीसी में भी ये काम आएगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी क्या होता है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने अब किडनी प्रॉब्लम्स में किडनी स्टोन्स तक तो डिस्कस कर लिया है। अब उसके बाद आगे किडनी फेलियर की तरफ हमने जाना है और उसमें बाकायदा हमने डिटेल से देखेंगे कि जो डायलिसिस क्या होता है और डायलिसिस की टाइप्स कौन कौन सी हैं, और फिर परमानेंट ट्रीटमेंट यानी किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिटेल से देखना होगा और फिर हम उस लास्ट सेगमेंट की तरफ आएंगे इस टॉपिक होम्योस्टेसिस के, दैट इज थर्मो रेगुलेशन इंशाल्लाह। तो मुलाकात होगी फिर इन नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।